ये लुसेंट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारी का जितना जीवधारी सभी का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है और जीवधारियों की उत्पत्ति कैसे हुआ है, वो जीवधारी का विकास कैसे हुआ, क्रियाकलाप क्या है जीवधारी का, वो रचना कैसे हुआ है, यहाँ तक कि वातावरण की उन पर प्रभाव क्या होता है जीवधारी पर, उनकी पारस्परिक क्रिया क्या है वातावरण से, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी जीवधारी की मृत्यु कैसे होता है, उस सभी जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले विषय है। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। अरिस्टोटल कहते हैं, यानी कि अरस्तु कहता है। जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान विज्ञान का शाखा है। विज्ञान की शाखा है, बात कौन बोला था? अरस्तु को जाता है, यही बात बोले थे। जीव विज्ञान भी एक विज्ञान का ही शाखा है, अरस्तु बोले थे। अरस्तु ने विज्ञान के क्षेत्र में खास तौर पर जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी ज़्यादा खास करके जीव विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया। इसलिए इस कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता, फादर ऑफ बायोलॉजी जी, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु जी हैं। लेकिन जीवधारियों का अध्ययन के लिए है ना, जीवधारी जो होता है जीवधारी, उसका अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द लगाता है। जीवधारियों का अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द, इसका प्रयोग सबसे पहले 1821 में था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब? 1821 में। कौन? लैमार्क, जो फ्रांस करने वाला था। मार्क फ्रांस, ट्रेविरेनस जर्मनी का था। यही दो वैज्ञानिक ने किया था। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बनल है। वो दो शब्द 1821 में सबसे पहले शब्द आया था। 1821 में लैमार्क फ्रांस का रहने वाला था, लैमार्कवा, और ट्रेविरेनस जर्मनी का रहने वाला था। यही दोनों वैज्ञानिक ने किया था। बायोलॉजी बायोस से बना है, बायोस का अर्थ लाइफ, और प्लस में लोगस से बना है। बायो का अर्थ होता है लाइफ, और लोगी माने लोगस। लोगस का अर्थ होता है स्टडी करना या डिस्कोर्स करना। कुछ नहीं, विज्ञान के शाखा बात बोला था। जीव विज्ञान ने विज्ञान का शाखा अरस्तु बोला था। इस अरस्तु खास करके जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अध्ययन किया, इसलिए जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। बायोलॉजी जीवधारी के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द आया था आपको 1821 में। सबसे पहले लैमार्क फ्रांस का रहने वाला, ट्रेविरेनस जर्मनी ने किया था। वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। वनस्पति को बोलते हैं बोटेन। वही अरस्तु, देखिए यहाँ पर एक सवाल है ना, वनस्पति विज्ञान बोटनी कहते हैं इंग्लिश में, यानी बोटेंस कहिए या हार्बर्स बोल सकते हैं उसको वनस्पति विज्ञान। और प्राणी विज्ञान मतलब जीव जंतु होता है, इसको जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी जून कहिए या एनिमल बोलिए, लोगस मैंने स्टडी करना या डिस्कोर्स कहिए। जीव विज्ञान की दो शाखा बताइए, तो वनस्पति और प्राणी विज्ञान। यही दोनों जीव विज्ञान का दो शाखा है, ब्रांच हो गया। और का वनस्पति विज्ञान जो है वही वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग वनस्पति यानी पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं, और प्राणी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जंतु के क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं। यही वनस्पति जो पेड़ पौधा के अंतर्गत आता है, यह थियोफ्रेस्टस नामक वनस्पति शास्त्री था, ने अपनी पुस्तक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखा था। पूछेगा यहाँ सवाल बनेगा कि थियोफ्रेस्टस जो था ये अपनी बुक लिखा था, किससे संबंधित था? वनस्पति विज्ञान से। कौन सा बुक लिखा था? तो इस हिस्टोरिया
और प्लांटेरम, ऐसे प्लांट मैंने पेड़ पौधा होता है, याद पकड़ लेना। प्लांटेरम, रम या रूम कही ना, है ना। प्लांटेरम, हिस्टोरिया तो सब में लगा रहता है। प्लांटेरम, है ना, ये बुक लिख रहा था। कितने हिस्टोरिया प्लांटेरम जो बुक लिखा, कितने किस्म के पौधा का अध्ययन किया, तो 500 किस्म के, मैंने 500 रकम के पौधे का वर्णन किया। वही थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति देखा कि हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक लिखा, 500 किस्म के पौधा का अध्ययन किया, इसलिए वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। पूछेगा सवाल, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है, वनस्पति विज्ञान का जनक। यही कहेगा अरस्तु, वही अरस्तु जो पीछे पढ़े हम लोग, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, वो बायोलॉजी। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, वो पूरे जीव, चाहे पेड़ पौधा रहे या जीव जंतु रहे, सभी का जनक अरस्तु है। लेकिन अलग अलग भागों में बांटेगा, तो पेड़ पौधा का वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, और जीव जंतु का जाएगा तो अरस्तु होता है। ऐसा अरस्तु जो बायोलॉजी का बाप है, लेकिन बायोलॉजी में भी जीव जंतु के खास करके अरस्तु ने अपनी पुस्तक लिखा था। यही जैसे थियोफ्रेस्टस कैसे लिखा, हिस्टोरिया है, तो एक में अरस्तु भी बुक लिखा हिस्टोरिया। एक प्लांटेरम लगल था, एक एनिमल लगा रहेगा, बस। ये भी 500 किस्म का पौधा का अध्ययन किया, तो अरस्तु किया था 500 जंतु का वर्णन, बस। एनिमेलियम, इसलिए अरस्तु को हम लोग जंतु विज्ञान का जनक कहता है। सवाल पूछेगा, विज्ञान के 2 शाखा, वनस्पति और प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के रिवाइज कर लेते हैं। विज्ञान के 2 शाखा, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। कौन बुक में किया था वनस्पति विज्ञान का जनक, तो बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। कितने पौधा, तो 500। ठीक है। प्राणी विज्ञान का जनक अरस्तु जी हिस्टोरिया एनिमेल का लिखा है, एनिमेलियम, ये भी 500 जंतु का अध्ययन किया, इसलिए जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु जी हो गया, फादर ऑफ जूलॉजी। चलिए, हो गया। अब चलते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। कोई भी जीवधारी है उसका वर्गीकरण करते हैं, जीवधारी भी इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे जरा देखते हैं। अब चलते हैं जीवधारी का वर्गीकरण। ऐसे तो वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के 2 शाखा ये है। अब चलते जीवधारी का वर्गीकरण कैसे बांटते हैं। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक है, अपना अपना तरीका से अपना अपना जीव को बांटते हैं। जैसे जीवधारी के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार है। देखिए, जीवधारी का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार कहेगा ना, वैज्ञानिक आधार तो जॉनरे था, है ना, जॉनरे कार्य, तो जॉनरे कैसे बांटा, वैज्ञानिक आधार से बांटा। जीवधारी के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार पर जॉनरे बांटा, नाम वैज्ञानिक ने प्रदान किया। लेकिन जीवधारियों को आधुनिक लगा देगा, वैज्ञानिक लगा देगा तो जॉनरे। वही जीवधारी को अगर आधुनिक लगा कर बांटेगा तो आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान स्वीडिश के रहने वाला कौन था, कैरोलस लिनियस था। इनका 1760 से 1778 मैंने इनका जीवन रहा। चलिए, उससे मतलब नहीं, मेन है कि वैज्ञानिक आधार कहेगा तो जॉनरे, और आधुनिक आधार कहेगा तो कैरोलस लिनियस था। लिनियस ने एक बुक लिखा था जेनरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी या नेचर का ये। और क से कैरोलस लिनियस, तो क से क्लासस प्लांटेरम भी है, क्लासस प्लांटेरम। और तो फिलासोफिया बोटेनिका में जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। पूछेगा सवाल। चलिए एक बार और मार देते हैं। सिस्टम नेचुरल जो है, यही सिस्टम नेचुरल यहाँ वाला, यही सिस्टम नेचुरल जो है, नेचर जो है, इसमें संपूर्ण जीवधारियों को कैरोलस लिनियस ने 2 जगत में बांटा। कहा कि 2 जगत है जीव के रूप में बांटा। पहला पादप जगत, पेड़ पौधा, प्लांट किंगडम को बोलते हैं। दूसरा जंतु जगत में बांटा, जो एनिमल किंगडम बोलते हैं। इससे जो वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुआ,
उससे ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ा। किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा। कैरोलस लिनियस के द्वारा। इसलिए वर्गी का पिता, वर्गी माने द्विधारी को बांटने के बारे में बात की, इसलिए वर्गी का पिता कैरोलस लिनियस थे। इसलिए फादर ऑफ टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी माने वर्गी की। तो क्या देखे, द्विधारी को वैज्ञानिक आधार पर जॉनरे ने बांटा, लेकिन वही द्विधारी को आधुनिक रूप से वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान स्वीडिश के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस ने बुक लिखा जेनरा प्लांटेरम सिस्टेमा नेचर या नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम जेनरा और क्लासेस प्लांटेरम, फिलोसोफिया बोटेनिका में बुक लिखा। यही सिस्टेमा नेचर बुक लिखा। तो इसी में इस सभी बुक में से विस्तृत रूप से द्विधारी वर्गीकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। लेकिन सिस्टेमा नेचुरल जो था, इसमें सिस्टेमा नेचुरल में पूरे संपूर्ण द्विधारी जितना था सभी दो जगत में बांटा, पादप और जंतु जगत में। प्लांट किंगडम और जंतु को एनिमल किंगडम में बांटा। इसी ने वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई। इसे आधुनिक वर्गीकरण, क्योंकि आधुनिक है यहाँ, आधुनिक वर्गीकरण का प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए कैरोलस लिनियस को, इसी के चलते कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं। यही दो जगत में बटले था कैरोलस लिनियस ने। इसी को आगे बढ़ जाता है दो जगत के परंपरा का, दो जगत द्विधारी का वर्गीकरण का स्थान अब दो जगत कर देता है। अब आ जाता है आर.एच. वेक्टर आता है। आर.एच. वेक्टर कहता है कैरोलस लिनियस तो दो जगत के बारे में बताया था द्विधारी के ना, प्लांट ऑफ किंगडम में ना, प्लांट किंगडम मैंने पौधा पादप जगत में और जंतु जगत में ना। तो आर.एच. वेक्टर आता है, कहता है कि हम द्विधारी को हम लोग 1969 में, कब 1969 में हम 5 जगत प्रणाली में बांटेंगे। 5 जगत कौन कौन होगा? तो मोनेरा जगत में किंगडम होता है, मोनेरा प्रोटिस्टा। आर.एच. वेक्टर ने 1969 में हटकते 1969 में 5 जगत प्रणाली में द्विधारी को बांटा। पहला में बांटा कि मोनेरा प्रोटिस्टा पादप प्रोटिस्टा पादप प्लांट, कवक एनिमेलिया में बांटा। मोनेरा प्रोटिस्टा पादप कवक एनिमेलिया बांटा आर.एच. वेक्टर ने 1969 में। पहले मोनेरा देखते हैं। मोनेरा में सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव कहने का मतलब कि जीवाणु हो गया, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया जीवाणु सम्मिलित किए थे। तंतुमय जो जीवाणु है, जीवाणु आ गया तो तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में आता है। तो मोनेरा में क्या क्या देखे? मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव, जीवाणु, प्रोकैरियोटिक जीव कहने का मतलब अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया और तंतुमय जीवाणु सब आता है। अब प्रोटिस्टा देखते हैं। प्रोटिस्टा इस जगत में विविध प्रकार के एकोष्कीय जीव आते हैं। एकोष्कीय जीव प्राय जलीय और यूकैरियोटिक जीव समित किए गए हैं। प्रोकैरियोटिक जीव में आता है जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, तंतुमय जीवाणु सब मोनेरा में, लेकिन एकोष्कीय जीव प्रोटिस्टा में आता है। एकोष्कीय जीव प्राय जलीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं प्रोटिस्टा में। इन जो पस प्रोकैरियोटिक जीव और पस प्रोटिस्टा ऐसे न मतलब उल्टा, प्रोटिस्टा तो यूकैरियोटिक को मारेगा, वो फिर जलीय यूकैरियोटिक जीव आता है प्रोटिस्टा में। अब देखते हैं आर.एच. वेक्टर के, हाँ, प्रोटिस्टे में यूग्लिना भी आता प्रोटिस्टे में। यूग्लिना जो है पादप
और जंतु के बीच के स्थित यूग्लिना इसी जगत में होता है। पादप पेड़ पौधा और जंतु के बीच के कड़ी को कहा जाता है यूग्लिना। यूग्लिना जो है यह दो प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। यूग्लिना है दो प्रकार के जीवन पद्धति को बताता है। यह यूग्लिना पादप और जंतु के बीच के कड़ी है यूग्लिना। इसलिए यूग्लिना जो है दो ना हो गया, दो गो, वही पेड़ पौधा और जंतु दो गो हो गया। वही यूग्लिना जो है पेड़ पौधा और जंतु के बीच कड़ी है, इसलिए यूग्लिना दो है। दो प्रकार के जीव पद्धति प्रदर्शित करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश में रहेगा यूग्लिना तो स्वपोषी भोजन बनाएगा यूग्लिना, और प्रकाश के अभाव में रहे तो इतर पोषी भोजन बना है ना। यूग्लिना जो है सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी हो जाता है और प्रकाश नहीं रहेगा तो इतर पोषी हो जाता है। ये सब आता है प्रोटिस्टा में आता है। अब चलते पादप में। इस जगत में वे सभी रंगीन बहुकोष्ठीय आता बहुकोष्ठीय है, लेकिन रंगीन वाला आता है। और जबकि प्रोटिस्टा में आ रहा था सब एक कोष्ठीय आता है। प्रोटिस्टा में सभी विविध प्रकार के कोष्ठीय जलीय इक्वटिक जीव आते हैं। जैसे यूग्लिना देखें, सभी एक यूकैरियोटिक है। पादप में आता है वे सभी रंगीन बहुकोष्ठीय जीव आता है। प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव आता है लेकिन प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। यूग्लिना भी आता है प्रकाश संश्लेषित का, लेकिन सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी होता है और प्रकाश न रहेगा तिरपोषी। लेकिन यहाँ पर पादप में ऐसे फिक्स है कि रंगीन बहुकोष्ठीय जीव आता है और प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव आता है। प्रकाश संश्लेषण करने वाला प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव आता है। शैवाल हो गया प्रकाश संश्लेषण उत्पादक है। मॉस हो गया पुष्पीय अपुष्पीय बीजीय पौधा। फूल वाला बिना फूल वाला बीजीय पौधा खास करके। तो पादप में क्या देखें, रंगीन वाला बहुकोष्ठीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव जैसे शैवाल मॉस पुष्पीय अपुष्पीय बीजीय पौधा, ये सब रंगीन होता है और एक बहुकोष्ठीय है। कवक में देखते हैं, कवक में इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी शामिल होते हैं। यूकैरियोटिक पीछे हम लोग देखें, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में भी आ रहा था, लेकिन प्रोटिस्टा में था यूकैरियोटिक जो देख रहे थे। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक आ रहा था, लेकिन जलीय यूकैरियोटिक आ रहा था जरूर, लेकिन एक कोशिकीय है। जैसे यूग्लिना हम लोग देख रहे हैं। कवक में भी एक यूकैरियोटिक है, लेकिन नहीं लिखा कि एक कोशिकीय है कि बहुकोष्ठीय, बस यूकैरियोटिक है। तथा परपोषी भी इसमें आता है। परपोषी जीवधारी शब्द किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। अवशोषण होगा तब पोषण होता है, इसलिए ये सभी इतरपोषी होता है। कवक वाला है सब इतरपोषी है। जैसे यूग्लिना देखे प्रोटिस्टा में रहा था, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी या प्रकाश न रहेगा तो इतरपोषी हो जा रहा था। उसी तरह से कवक में भी है, यूकैरियोटिक भी है। यूग्लिना भी यूकैरियोटिक है, लेकिन यहाँ कवक में आता है यूकैरियोटिक और परपोषी जीवधारी शामिल दोनों आते हैं। यूकैरियोटिक और परपोषी यानी कि कवक में अवशोषण द्वारा पोषण होता है, अवशोषण द्वारा पोषण होगा, और साथ में सभी इतरपोषी होता है। सबके सभी इतरपोषी होता है। ये परजीवी तथा मृत परजीवी होता है। परजीवी भी अमृत परजीवी होता है ना। कवक जब मरल उस पर भी है और जिंदा है उस पर भी रहता है कवक। कवक की जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति काइटिन के बनी होती है। काइटिन के क्या कहते हैं, कवक यूकैरियोटिक परपोषी होता है ना, जीवधारी है, अवशोषण द्वारा पोषण होता है, इसलिए सभी इतरपोषी होते हैं। कवक परजीवी मृतजीवी होता है। कोशिका के कवक क से कोशिका भित्ति, क से काइटिन के बनी होती है, काइटिन के। अगला है आर्य छोटे का भाग है जीवधारी का। अगला है पांचवा भाग एनिमेलिया। इसमें बहुकोशिकीय आता है। बहुकोशिकीय में हालांकि हम लोग बहुकोशिकीय आता है। पादप में भी आता है बहुकोशिकीय, लेकिन प्रोटिस्टा में कोशिकीय है। हम लोग देख रहे हैं एनिमेलिया में बहुकोशिकीय आएगा।
पादम में बहुकोशिकीय ना होगा, पुष्पीय अब फूल वाला बिना फूल वाला पौधा मौस हो गया, सवाल हो गया। एनिमिलिया में बहुकोशिकीय आता है, बहुकोशिकीय जंतु तो बहुकोशिकीय होबे करेगा। संभोजी यूकैरियोटिक आता है, यूकैरियोटिक इसमें भी आता है लेकिन संभोजी वाला यूकैरियोटिक आता है। कवक में भी यूकैरियोटिक आता है लेकिन परपोषी आता है, दोनों आता है। और प्रोटिस्टा में भी जलीय यूकैरियोटिक आता है। जलीय एनिमिलिया सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक होता है। उपभोक्ता जीव समित किया जाता है, उपभोक्ता जीव है सब आता है। बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक जीव आता है, उपभोक्ता जीव आता है ना। उपभोक्ता भी एनिमिलिया के, इसका एनिमिलिया उपभोक्ता है, दूसरे जीव को जात खाता भी है, इसलिए एनिमिलिया को मेटाजोआ भी कहते हैं एनिमिलिया को। जैसे हाइड्रा जेलीफिश क्रीमी सितार मछली सरीसृप सरीसृप उभयचर पक्षी स्तनधारी सभी जीव इसी कहते हैं एनिमिलिया के। एनिमिलिया का देखें बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक आता है, उपभोक्ता जीव आता है, मेटाजोआ भी कहते हैं इसको, एनिमिलिया को मेटाजोआ कहते हैं। जेलीफिश कृमि सितार मछली सरीसृप उभयचर पक्षी स्तनधारी जीव आते हैं एनिमिलिया में। वही जीवधारी के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार जॉन रे दिया था, लेकिन वही जीवधारी का आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान स्वीडिश के रहने वाले कैरोलस लिनियस ने बुक लिखा था जेनरा प्लांटेरम, सिस्टम नेचर, क्लासेस क्वांटर प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटनिक। इस सभी बुक में इसने 1, 2, 3, 4 बुक लिखे था। विस्तृत अध्ययन किया था जीवधारी के वर्गीकरण में, विस्तृत अध्ययन किया। यही सिस्टम नेचुरल में पादप जगत और जंतु जगत दो जगत में बांटा संपूर्ण जीवधारी को। इसलिए कैरोलस लिनियस को है ना वर्गी का पिता कहते हैं। वही कैरोलस लिनियस ने जीवधारी के 2 वर्गीकरण में बांटा है ना, वही जीव के नामकरण के 2 नाम पद्धति दिया। 2 वर्गीकरण में बांटा जीवधारी को तो 2 नाम पद्धति दे दिया है ना। जीव के नामकरण दिया 2 नाम पद्धति कौन दिया 1753 में। 1753 में कौन दिया कैरोलस लिनियस ने दिया था। ने जीवों के नामकरण दिया जिसे 2 नाम पद्धति को प्रचलित किया 1753 में कैरोलस लिनियस ने 2 नाम पद्धति तो नाम दे दिया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी है का नाम लैटिन शब्द से मिलकर बना था। लैटिन भाषा का 2 शब्द से मिलल है, जिसका पहला शब्द कहा जाएगा वंश का नाम है, जो जेनरिक नेम है, जेनेरिक नेम वंश हो गया। दूसरा जाति का नाम है स्पेसीज कहलाता। दूसरा हो गया जाति का नाम। वंश जो है वंश और जाति, वही वंश जाति नाम जब हो जाता है उसके बाद वर्गीकीय विध माने फादर ऑफ टेक्सोनॉमी माने वर्गीकीय विध, जीव का वर्गीकरण जो दिया है 2 नाम पद्धति, वही वर्गीकीय विध वैज्ञानिक रहता है उसका नाम लिखा जाता है। जैसे वंश हो गया तो वंश और जाति लिखा जाएगा, तब वर्गीकीय विध वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है। जैसे सबसे पहले उस जाति को खोजा है और बाद लिखते हैं जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस लिन है, वास्तव में होमो सेपियंस वंश हो गया, वंश। सिम्पियस से जाति है, वंश का जाति है। और लिन है से शॉर्ट नाम है, लिन है से लिनियस हो गया, यानी होमो सेपियंस लिनियस ने जाति को खोज किया था। शब्द का संक्षिप्त रूप है इसका, अर्थात लिनियस का संक्षिप्त रूप है लिन, अर्थात सबसे पहले लिनियस ने ही इस जाति को होमो सेपियंस जाति है, होमो सेपियंस जाति नाम से पुकारा होगा। होमो सेपियंस लिन ने नाम से पुकारले होगा, इसलिए इनका नाम पर ही होमो सेपियंस लिन नाम पड़ गया। मानव का वैज्ञानिक नाम हो गया होमो सेपियंस लिन। कौन नाम से पुकार होगा तो कैरोलस लिनियस ने पुकार होगा।
कैरोलस लिनियस ने 1753 में। जैसे मनुष्य का होमो सैपियंस लिन, होमो एक वैज्ञानिक वंश है, होमो सैपियंस स्पेसिस से स्पेनिश बना जाती है, अंत में होमो सैपियंस लिन हो गया मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मेढक राना टिग्रिना, राणा जी टिकराइत रहते हैं रात भर, राना टिग्रिना। बिल्ली के फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली। कुत्ता है कैनिस फैमिलरिज, कुत्ता के काटता है तो सी से कैनिस होता है, काटता है तो। अब फैमिलरिज मान सके फैमिली में चिल्लाने लगता है कि कटवा ले कुत्ता। गाय हो गया बोस इंडिसा, गाय का दूध पी के बोस ना बनता, बोस इंडिसा। मक्खी मस्का डोमेस्टिका है ना, पूरा मस्का लगा के मक्खी देखता है, मस्का डोमेस्टिका लगता है मक्खी। हालांकि फेलिस डोमेस्टिका भी बिल्ली है, बिल्ली फेल होता है कभी कभी, पकड़ लेता है लोग तो। आम का हो गया मक्खी का मस्का, आम के मैंगी फेरा इंडिका। धान के ओरिजा एस्टिवा, ओरिजा माने ओरिया लेना, धान होगा तो ओरिया लेता है तो ओरिजा एस्टिवा। गेहूं का हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का हो गया ट्रिटिकम। मटर का हो गया पिजम एस्टिवम, गेहूं के ट्रिटिकम एस्टिवम, मटर का हो गया पिजम एस्टिवम। पिजम माने मटर। चना का सीसर है ना, सीसर, चना का सीसर होता है, अरेटिनम होता है, सीसर अरेटिनम, एस्टिवम नहीं, सीसर अरेटिनम चना के। सरसों के ब्रासिका कंपेस्ट्रिस्ट, सरसों के ब्रासिका कंपेस्ट्रिस्ट, ब्रासिका हो गया सरसों। मनुष्य को होमो, मेढक राना, बिल्ली के फेलिस, कुत्ता के कैनिस, गाय के बॉस, मक्खी के मस्का लगा के मस मक्खी मस्का, आम के मैंगी फेरा इंडिका, धान के ओरिजा एस्टिवा। धान रही या गेहूँ रहा दोनों में है ना, धान रहेगा तो ओरिजा एस्टिवा है, गेहूँ रहेगा ट्रिटिकम एस्टिवम है। धान और मटर एस्टिवम लगा है नहीं, धान का ओरिजा एस्टिवा और मटर का पिजम एस्टिवम म लगल है, म है तो मटर लगता है। चना का सीसर अरेटिनम। सरसों के ब्रासिका कंपेस्ट्रिज, ब्रासिका होता है सरसों। संरचना, कोशिका क्या होता है, कोशिका की संरचना क्या होता है। कोशिका सेल किसे कहते हैं। सेल जो है, कोशिका जीव की आधारभूत, कोई भी जीव रहेगा वो जीव का आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। कोई भी जीव रहता है ना, जीव का आधारभूत संरचनात्मक है और संरचना बनाता है जीव का, और क्रियात्मक का मैंने जीव का कार्य करने के लिए बताता है ना। सेल इज द बेसिस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइविंग। कोशिका एक विशिष्ट परगम कला से घिरा रहता है, एकदम परगम पूछेगा कोशिका किससे घिरा रहता है, तो विशिष्ट प्रकार का परगम कला होता है, इसी से घिरा रहता है तथा इसमें प्राय स्वजनन होता है। कोशिका प्राय स्वजनन सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है, मतलब स्वयं इसमें जनन क्षमता होता है। प्रत्येक जीव के शरीर जो देखेगा, कोई भी जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई द्वारा बना होता है, यही सूक्ष्म इकाई जीव को कोशिका कहते हैं। सूक्ष्म इकाई शरीर की एक सूक्ष्म इकाई होती है, इसी को कोशिका कहते हैं। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान को शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका और कोशिका के अंदर की वस्तुओं को रचना और कार्यकी का अध्ययन किया जाता है, उसके कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं। कोशिका का अध्ययन को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। या कोशिका के अंदर की वस्तु क्या हो रहा है, उसकी रचना क्या है कोशिका के अंदर, उसकी कार्यकी क्या है ना, फिजियोलॉजी क्या है, उसी का अध्ययन करते हैं। कोशिका के अंदर की वस्तुओं की रचना और कार्यकी का अध्ययन करना है कोशिका विज्ञान कहते हैं, साइटोलॉजी। अब चलते कोशिका खोज कौन किया।
तो कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। 1665 ईस्वी में हुआ था। अभी ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री था, विश्व ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री कौन? रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने उन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी, रॉबर्ट हुक ने बनाया था सूक्ष्मदर्शी, अपना सूक्ष्मदर्शी है ना, वो भी सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, अपने ही तरफ से बनाया था। वही सूक्ष्मदर्शी से रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क की एक पतली काट देखा। यही कॉर्क की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भीति वाला मधुमक्खी के छत्ते जैसा कोठरिया देखा कि कॉर्क की एक पतली काट है। क से कॉर्क, क से पतली काट। इसमें देखा कि सूक्ष्म, बहुत सारा सूक्ष्म मोटा और भीति वाला और मधुमक्खी के छत्ता जैसा, कॉर्क कैसा है? मधुमक्खी के छत्ता जैसा कोठरी दिखाई दे रहा है। यही कोठरिया को उन्होंने कहा कि कोश का है, सेल है, सेल नाम दिया मैंने कोश नाम दिया रॉबर्ट हुक ने, हुक कहते हुए। यह कोसा नाम दिया, सेल नाम दिया। सेल जो है शब्द लैटिन शब्द से मिलकर बना है, लैटिन शब्द से मिलल है कोसा, रॉबर्ट हुक ने दिया था लैटिन भाषा में। कोसा जो है, कोसा शब्द लैटिन भाषा से बनल है, जिसका अर्थ होता है, कोशिका का अर्थ क्या होता है? कोसा का अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ। यही रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखा था, इस सभी का अध्ययन माइक्रोग्राफिया बुक लिखा था। यही माइक्रोग्राफिया में ही इसका अध्ययन होता है। फिर कोशिका की खोज चलिए हो गया। रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में किया था। ये कॉर्क के एक पतली काट देखा, और काट में बहुत सारे सूक्ष्म मोटी भीति वाला मधुमक्खी के छत्ता जैसा देखा। ये छत्ता जैसा कोठरी देखा, कोठरी को ही नाम दे दिया कोसा जो लैटिन भाषा से मिलकर बना, लैटिन भाषा सबसे मिलल है। कोसा का अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष होता है, यह लिटिल रूम होता है, लिटिल में छोटा, एक सूक्ष्म कक्ष होता है। कोसा का अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष। यही रॉबर्ट हुक के बुक है। कौन सा बुक है? बुक देखिएगा तो माइक्रोग्राफिया बुक है। इसी में अध्ययन दिया था कोसा के बारे में। लिविनहॉक आता है। लिविनहॉक ने 1665 के बाद सीधा है 74 में, 9 बरस बाद, 1665 9 74। लिविनहॉक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले सर्वप्रथम जीवित कोशिका के अंदर के अध्ययन, संगठन का अध्ययन किया है। रॉबर्ट हुक पेड़ पौधा देखेगा तो जाहिर सी बात है कि कॉर्क कैसा रहता, मधु के छत्ता मृत रहता है, इसलिए मृत कोशिका की खोज किया था 1665 में। लेकिन लिविनहॉक आता। लिविनहॉक ने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका के बारे में, जीवित कोशिका के अंदर के संगठन का अध्ययन किया कि जीवित कोशिका है, इसके अंदर क्या होता है संगठन, उसके बारे में बताया लिविनहॉक ने 1674 ईस्वी में। फिर 19वीं सदी आता है। 19वीं सदी का अंतिम चौथाई चल रहा है, अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहते हैं। कुछ 19वीं सदी के अंतिम चौथाई जानते हैं तो हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उस समय के काल को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहते हैं। महत्वपूर्ण खोज हुआ, नीचे देखते हैं तो क्या क्या देखे है ना। 1665 में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया पेड़ पौधा में, जो कॉर्क की एक पतली काट दिखा देगा। इसी काट में बहुत सारे सूक्ष्म मोटे मधुमक्खी के मोटे भीति वाला मधुमक्खी छत्ता था। इस छत्ता कोठरी का है, इसी कोश का है। कोश लैटिन शब्द से बनल है, एक सूक्ष्म कक्ष होता है। कोशा का अर्थ होता है, कोशा का अर्थ सूक्ष्म कक्ष। लिविनहॉक ने 1674 में 9 बरस बाद 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किया और जीवित कोशिका के अंदर के संगठन का अध्ययन किया लिविनहॉक ने। इस लिविन को लाइव लॉस जिंदगी में 19वीं सदी का अंतिम चौथाई चल रहा था। उसी के समय काल में कोशिका विज्ञान
को साइटोलॉजी कहते हैं, वही कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहते हैं। 1665 इसमें ब्रिटिश के वनस्पति शास्त्र रॉबर्ट हुक ने अपने सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटे मोटे भित्ति वाला मधुमक्खी का छत्ता देखा। इसी छत्ते को कोठरिया कहा, कोठरिया को ही कोसा कहा। कोसा लैटिन शब्द से मिला है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष होता है। कोसा लैटिन शब्द अर्थ का होता है सूक्ष्म कक्ष। रॉबर्ट हुक के बुक है माइक्रोग्राफ है, इसी में उनकी अध्ययन किया था कोसा के बारे में, माइक्रोग्राफिया के बुक में। अगला है लियोनहॉक ने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका के अंदर संगठन का अध्ययन किया और 19वीं सदी तक आते आते अंतिम होते होते चौथाई 1/4 काल यानी कि चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहते हैं। कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहते हैं 19वीं सदी के अंतिम चौथाई को। 19वीं सदी का अंतिम चौथाई के समय को क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहते हैं। क्लासिकल काल, क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी माने कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहते हैं 19वीं सदी के अंतिम चौथाई के समय को।